चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यार आपकी एनसीईआरटी के से ही मैंने उठाया हुआ है। ये यार क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और प्रीवियस ईयर्स में इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले इन दो क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो पहला है डेल्टा जी, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस में एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल का मतलब है स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो आपका स्टैंडर्ड है, मतलब 298 केल्विन पे होगा, और डेल्टा जी नॉट है, और माइनस का साइन हमेशा याद रखना है। एफ की वैल्यू 96500 होती है, और एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है जो आपको निकालना होता है। डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला है जिससे लॉग केसी और इसका रिलेशन आता है माइनस में 2.303 आरटी लॉग केसी। उसके बाद ये आपका एक कॉलराउज लॉ के फॉर्मूला है, जिसके अंदर कॉलराउज लॉ बोलता है कि अगर आपका मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूजन पर, तो अगर कोई ए बी मॉलिक्यूल है तो उसका ए कटायन की जो कंडक्टिविटी होगी प्लस में एनायन की जो कंडक्टिविटी होगी, उनका आप सम कर दोगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूजन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड, अगर आपको अल्फा निकालना हो, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जिसको आप निकाल सकते हो कैप एम सी अपॉन में कैप एम नॉट। कैप एम सी आपका मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड कैप एम नॉट इज इनफाइनाइट डाइल्यूजन, जो कि हम यहां से निकालते हैं। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जाता है कि केसी निकालो, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो ये निकालने के लिए आपके पास अल्फा होना चाहिए, और अल्फा निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। तो ये तीनों जो मतलब ये इंटर रिलेटेड ही एक क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो यार सबसे पहले आप आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। ये रिएक्शन है जिसमें आपका Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, I नेगेटिव से I2 में जा रहा है। तो आपको n की वैल्यू चाहिए होगी अगर आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी। डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए आपके पास ई नॉट ऑफ सेल होना चाहिए, जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। एफ आपको पता होता है, बच गया एन निकालने के लिए आपको यार इसको हाफ सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, अब अगर आपका ये देखो, आपको क्या करना है, Fe3 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, तो इसको ऐसे लिखोगे Fe3 पॉजिटिव, एक जहां भी आपका 3 से किस में जा रहा है, 1 में, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है गेन, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, ठीक है। तो Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और Fe2 पॉजिटिव में गया। एक चीज ध्यान रखें, जहां पे आपका मतलब जहां पे आपका नंबरिंग ज्यादा होगी ना, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जोड़ देना अगर समझना है तो। अब ये होगी आपकी रिडक्शन की, ठीक है, ये होगी आपकी रिडक्शन की। सेकंड है I नेगेटिव से I2, I नेगेटिव। अब I नेगेटिव -1 ज्यादा होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन चार्ज 0 है, तो मतलब 0, -1 से 0, तो -1 ज्यादा होता है या 0 ज्यादा होता है, 0 ज्यादा होता है। तो जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करना होता है, जहां पे आपके ज्यादा आपका क्या हो, नंबर हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप I नेगेटिव से जा रहा है I2 के अंदर, तो I2 पे 0 है, तो 0 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां पे ज्यादा होता है वहीं हमने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ गया। अब यहाँ पे देखो ये I2 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम इसके हाफ लगा के इसको बैलेंस कर देंगे। अब ये आपकी होगी ऑक्सीडेशन की, ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन की, ये आपकी हो गई रिडक्शन की। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर भी देते हो तो आपकी फाइनल रिएक्शन ये आनी चाहिए। क्या ये आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो आ जाएंगे रिएक्टेंट पे, लेकिन ना 2 आ रहा, ठीक है, और ना हाफ I2 यहाँ पे I2 है। तो इसके लिए हम इन दोनों रिएक्शन को आपस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐड करोगे तो, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ है, और फाइनल जब आप लिखोगे तो 2 Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव प्लस 2 I नेगेटिव, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खाली बच गया I2, और यहां पे आपका बच गया 2 Fe2। अब यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए ना वो 2 हुए हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं ना वही आपका होता है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यहां से आप हाफ सेल रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए आपको, और n की वैल्यू भी आनी चाहिए। अब n की वैल्यू आ गई तो कुछ भी नहीं करना है, अब तो सीधा हमें
डेल्टा जी में पुट कर देना है। डेल्टा जी के लिए आप क्या करोगे, माइनस में n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96500 और मल्टीप्लाई करोगे किससे, ई नॉट ऑफ सेल जो कि आपको दिया हुआ है 0.236। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है माइनस में 4, इसको हम आप कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस में 45548 जूल पर मोल। ठीक है, अब यार यहां पे जो डेल्टा जी आया है ना हमारे पास, माइनस का आया और 45548 जूल पर मोल आया है। अब ये जूल पर मोल आया, लेकिन आपको जब भी डेल्टा जी निकालना है वो किलो जूल पर मोल में निकालना है। किलो जूल के लिए बस इसको 1000 से आपने डिवाइड कर देना है, तो डेल्टा जी आपका आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करो तो 3 जीरो यहां पे लगा दो, 1 2 3, तो 45 अगर मैं इसको राउंड फिगर कर दूं तो 45.55 किलो जूल पर मोल। ये आपका आ गया डेल्टा जी जो आपसे पूछा था। अब एक तो आपसे पूछा डेल्टा जी, अब यहां पे मैंने डेल्टा जी का फॉर्मूला नहीं लिखा है, अपने डेल्टा जी का फॉर्मूला पहले लिखना है क्योंकि मैंने यहां लिख दिया था। दूसरा आपको निकालना है log Kc। अब log Kc के लिए ये रहा फॉर्मूला, log Kc के लिए आपको क्या करना है, log Kc इज इक्वल्स टू डेल्टा जी आपका माइनस का आएगा यहां, माइनस में 45.55। अब जब भी आप log Kc निकालोगे तो किलो से इसको कन्वर्ट कर लोगे, किलो में नहीं, तब आपको जूल पर मोल में ही रखना है क्योंकि आर की जो यूनिट होती है वो भी जूल में आएगी, तब आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां पे आपको किलो जूल में लिखना है। ये बात भाई बहुत ध्यान रख लेना इस बात को। अब आपका यहां से log Kc डेल्टा जी अपॉन में माइनस का 2.303, आर आपका 8.314, ठीक है, और यहां से आपका टेम्परेचर 298, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले फ्रैक्शन हटाना है, फ्रैक्शन हटाओगे तो 6 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, फ्रैक्शन को कैंसिल करोगे, उसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तीनों क्वांटिटी को, फिर डिवाइड करोगे, और जो आपका आंसर आएगा ना log Kc, ये आप करोगे क्योंकि वैसे तो इतनी टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट डिक्रीज कर दिया जाता है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे और ये वाला पार्ट को अलग रखोगे। और अगर कैलकुलेशन हैवी है जैसे कि इस तरह की है तो आप यहां तक करके उस पोर्शन को यहां पे छोड़ दोगे और उसको लास्ट में जब टाइम बच जाएगा तब अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहां तक अटेम्प्ट करने के आपके 0.5 मार्क्स ही कटेंगे अगर आंसर नहीं लिखा तो। लेकिन अगर आपने आंसर गलत लिख दिया तो उसके ज्यादा मार्क्स कट जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखना, उसको लास्ट में आपने कैलकुलेट करके लिखना है जब आपको टाइम बच जाएगा, और टाइम भी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस के लिए तो इसको कैलकुलेट करोगे ही, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर इसका आएगा log Kc इज 7.983। ठीक है, इसको आपने क्रॉस चेक कर लेना है, ये आपका आंसर इसको कैलकुलेट मतलब सॉल्व करने के बाद आएगा। अब आ जाते हैं यार सेकंड क्वेश्चन पे, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी कई बार पूछा गया पेपर में। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मिक, ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो इसकी आपको दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, दो मोलर कंडक्टिविटी होती है, एक लिमिटिंग और एक मोलर। तो ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ये आपको इतनी दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी ये है, आपको यूनिट से पहचानना आना चाहिए कि कहां आपको क्या दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी आपकी 46.1 है और ये आपकी कंसंट्रेशन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस बात को। और Kc और अल्फा आपको निकालना है, ये दोनों निकालना है, और आपको ये कैटायन की कंडक्टिविटी और एनायन की कंडक्टिविटी दी हुई है। तो मेन बात ये है कि यार आपको सबसे पहले लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.025 मोल पर लीटर, कैप MC दिया हुआ है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, गिवन चीजें हमने लिख ली। अब ना आपको ये निकालना है अल्फा। अल्फा निकालने के लिए कैप MC तो आपको दिया हुआ, कैप M नॉट कैसे निकालोगे? कॉलराउज लॉ होता है यार, कॉलराउज लॉ ये होता है, कॉलराउज लॉ कि अगर आपको किसी
टोटल की अगर आपको इसकी निकालनी, इसका कैटायन क्या होगा H पॉजिटिव ये रहा, इसका अनायन क्या होगा HCO नेगेटिव ये भी। तो इन दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो ये आपका लो होता है। तो आप कुछ नहीं करना, इन दोनों की ऐड कर दो आप, ये आपकी HCOOH की है H पॉजिटिव प्लस में HCOO नेगेटिव। अब H की लिखो क्या है भाई 349.6 प्लस इसकी क्या है 54.6, इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 404.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आ गया कैप एम नॉट। अब कैप एम नॉट आ गए तो अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू कैप एम अपॉन में कैप एम नॉट। कैप एम की वैल्यू आपको गिवन है ये रही 460.1 अपॉन में आपने अभी निकाला है 404.25, यूनिट दोनों की कैंसिल हो जाएगी तो अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में आएगा, ये 1 से कम आएगी एक तो वैल्यू इसकी, इसको सॉल्व आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्या आएगा अल्फा 0.114, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी, डिवाइड आप कर लेना। ठीक है, डिवाइड हमेशा आप फ्रैक्शन हटा के करना। अब लास्ट में आपसे पूछा केसी, केसी तो यार वैसे आप पूरा फॉर्मूला लगा के करते हैं, लेकिन इतना नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी आपका आ जाएगा, वरना तो इसको ऐसे करते हैं कि भाई HCOOH नेगेटिव है H पॉजिटिव प्लस HCOO नेगेटिव, मतलब मैं आपको नोट्स के अंदर ये मिल जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। केसी सी आपको दिया हुआ कितना 0.025, अल्फा अल्फा आपने निकाला है 0.114 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में 1 माइनस अल्फा, अल्फा आपका 0.114। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 0.003.249 डिवाइड में 0.886। अब यहां तक आप लिख दोगे पेपर में, अगर आपका मतलब इसमें तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको यहां तक लिखने के बाद इसको छोड़ दोगे और उसके बाद लास्ट में इसको डिवाइड करके लिखोगे जब टाइम बच जाता है तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पे आएगा 0.0003667। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ये 1 से कम है, 1 से कम है तो मतलब इससे थोड़ी सी आपकी जो है वैल्यू है, इससे बड़ी आएगी थोड़ी सी वैल्यू, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंगली ही आपका के आएगा। तो ये थे 2 क्वेश्चन, अब हम देखेंगे अगले 2 क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं 3rd क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो लगा लो कि आपको आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको मतलब प्रैक्टिस करना है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और थोड़ा टिपिकल भी है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इस लेवल का है, तो मेरे को लगा आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक बात तो समझ लो, जब भी आपको ईएमएफ निकालने के लिए बोले ना, ईएमएफ आपका होता है ई सेल, और जब बोले ना आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो तो वो होता है ई नॉट ऑफ सेल, तो दोनों अलग अलग चीज है। ईएमएफ आपको निकालना है मतलब ई सेल निकालना है, और ई नॉट तो आपको दिया हुआ है। देखो अब आपको ये चीज ये आपको अलग दिख रहा होगा, ये अलग पैटर्न है, ठीक है, 3-4 पैटर्न होते हैं रिएक्शन को लिखने के। ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपका डबल लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज के जो आपका, अगर आप ऐसे देखोगे तो सॉल्ट ब्रिज के जो आपका राइट में होता है, राइट में होता है ऑक्सीडेशन और लेफ्ट में आपका होता है रिडक्शन। मतलब ये वाले जो पोर्शन है, इसमें जो भी आपका एटम होगा उसका हो रहा होगा आपका ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन वाला जो इस साइड वाला होगा आपका पोर्शन, उसका हो रहा होगा रिडक्शन। समझ आई बात? सेल रिएक्शन में सॉल्ट ब्रिज के यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। तो अब हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले तो आपको ई सेल निकालना है, और आपको ई नॉट ऑफ Br2, मतलब आपको Br2 का क्या दिया हुआ है, ये आपको ध्यान से देखो तो 0 से नेगेटिव पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। अब आपको ई सेल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसको नर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल
माइनस में 0.0059 अपॉन में n लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में जो भी उसका कॉफिशिएंट होता है और रिएक्टेंट अपॉन में उसका जो कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, ये होती है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए आपको n चाहिए, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है और आपको n चाहिए और ई नॉट ऑफ सेल चाहिए, और ये ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में एनोड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, वो भी आपको नहीं पता, तो ये देखो उसके लिए सेल रिएक्शन आपको निकालनी पड़ेगी। सेल रिएक्शन के लिए आपको ना यार, अब आप कैसे करोगे, मैंने ये Br नेगेटिव से Br2 कैसे लिख दिया, आपको क्या करना है, जो भी आपको एनायन, ऐसे केस के अंदर जो आपको एनायन होते हैं या फिर कैटायन होते हैं, जो आपके चार्ज होते हैं, उनको आपने लिखना राइट साइड में, उनको आप लिखोगे राइट साइड के अंदर, बोर्ड की तरफ से राइट, मतलब कि जो आपका राइट साइड में स्टार्टिंग में लिखोगे जो अनायन है। जैसे यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन में आपका अनायन है Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव मैंने लिखा है इज इक्वल टू, अब Br नेगेटिव से जा रहा है Br2 के अंदर, तो Br2 इसकी वैलेंसी सही करने के लिए मैंने हाफ करा, ये -1 से 0 में जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली गेन कर रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा और इसकी मैंने वैलेंसी सही करने के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करा, ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन यहां भी हो रहा है, तो इसी को अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। आपको बस ये ध्यान रखना स्टार्टिंग में अनायन या कैटायन लेना है ऐसे केस के अंदर। अब सेकंड हमने ऑक्सीडेशन की लिख दी, अब आएगी रिडक्शन की। रिडक्शन में आपका H पॉजिटिव, सेम आपको कैटायन से रिएक्शन स्टार्ट करनी है, जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे देखो ना इन पे चार्ज नहीं है, इन पे चार्ज है, तो चार्ज वाले से स्टार्ट करना है। तो H पॉजिटिव से आपने किस में जा रहा है, H2 में गया, लेकिन यार यहाँ पे देखो H1 है, यहाँ पे H2 हो जाएंगे, हाफ से इससे मल्टीप्लाई करके इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब H पॉजिटिव से किस में जा रहा है, H, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 1 + 1 से 0, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, लूज किया, तो यहाँ पे गेन हुआ, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। रिडक्शन में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। तो ये आप हाफ सेल रिएक्शन आपने लिख दी। अब आप इन दोनों को किस तरह हम इन दोनों को ऐड करें कि आपको रिएक्शन मिल जाए, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ना हाफ है, कहीं पे भी लिखा हुआ, हाफ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये हाफ हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 2 से, इसको 2 से, और दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही मैं करता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Br2 यहाँ, 2H पॉजिटिव यहाँ, ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, Br2 + H2। ये जो आपकी रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन और इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इससे ये भी लिखनी आनी चाहिए आपको और इससे ये लिखनी भी आनी चाहिए आपको, तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता चला मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू हो गई 2। अब आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है, अब ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में एनोड। आपको पता चल गया कि कैथोड पे मतलब, अब आपको ये आपने वन शॉट देख लेना, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 30 मिनट्स का, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैथोड होता है ना, लोन एक वर्ड होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे, और कैथोड पे क्या है आपका, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कैथोड आएगा। और यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट जो आपका आएगा ना, दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल यूज होता है। तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पोटेंशियल आएगा। अब हाइड्रोजन का तो आपको पता ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ, क्यों नहीं दिया हो, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, हमें खुद पता होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज थी, इसको हाइड्रोजन का पोटेंशियल आपको दिया ही नहीं हुआ, आपको पता होना चाहिए 0 होता है। माइनस में यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड में कौन है, Br, तो Br हमने यहाँ पे लिखा। तो 0 माइनस में 1.08 माइनस का 1.08 वोल्ट, ये आपका ई नॉट ऑफ सेल आया। कई बच्चे यही पुट कर देंगे, कहेंगे दोनों में क्या अंतर है, भाई माइनस का बहुत बड़ा अंतर है। तो ये आपको बहुत ही ट्रिकी और इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे अभी भी एक चीज रह गई है, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट करी, माइनस में 0.0591 अपॉन में n क्या था 2 लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की। अब प्रोडक्ट देखो, अब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इस रिएक्शन के हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या आपका Br2 और H2 है, आपको ना सिर्फ यहां पे उनकी वैल्यू पुट करनी होती है जो कि आपका एक्वस या फिर आयनिक स्टेट के अंदर हो, एक्वस स्टेट के अंदर हो। अब यहाँ पे देखो ये आयंस है ना, ये आयंस एक्वस स्टेट के अंदर होते हैं, लिक्विड में होते हैं। ये तो आपके गैसीय स्टेट के अंदर है, और गैसीय स्टेट की जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आती है ना यहाँ, तो प्रोडक्ट में मैंने क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि गैसेज है।
अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट है आपका 2 Br नेगेटिव और H पॉजिटिव। Br नेगेटिव की आपको दी हुई है, Br नेगेटिव की है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, यहाँ पे पावर कहां से आई, पावर यहां से आई, ये देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर n, तो मतलब जो इसका कोफिशिएंट है उसकी पावर में। फिर आपको दिया हुआ है H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 0.03, इसको मैं 3 × 10 की पावर -2, इसके भी आगे 2 कोफिशिएंट था, पावर में भी 2 आ गया। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे इसको लिखा है। अब कुछ नहीं करा, अब एक चीज है ध्यान से देखना, अब कहोगे भैया यार इसको सोल्व कैसे करें यार, सोल्व देखो कैसे करना है। सबसे पहले 10 की पावर -2, 1 × 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, मल्टीप्लाई में उसको भी खोल दो, 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर -4, 4 और 10 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये आपके 8 हो गई ना, पावर 8 हो गई, तो अब आपने क्या करा, 10 की पावर -8 इसको लिख दिया, -8। अब 1 0 ऊपर भेज दो, 1 0 ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 10 की पावर -7 और यहां पे हो जाएगा 10। अब इसको कैंसिल करो, 9 1 जा पॉइंट, फिर से 1 1, तो अब आप देख सकते हो 0.11 और ये 10 की पावर -7 ऊपर जाके +7। तो इस तरह से यार सॉल्व कर रहा है, बड़ा इजी तरीका होता है ये पावर को ऊपर लेके जाके सॉल्व करने का। कुछ नहीं करा, उसके बाद ऐसे का ऐसे, ये ऐसे कैसे। अब कहोगे भैया लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व करें, अब log a इंटू में b वाला फॉर्मूला लगाओ यार, log a ये है, a इसको मानो b इसको मानो, तो log a इंटू में b होता है आपका log a प्लस b, log a इंटू में b होता है log a प्लस b। अब log a प्लस b तो log 1 होता है 1.111 लगभग 0, log 1 0 होता है, तो ये क्वांटिटी हो गई 0, ये हो गया 0। अब log b मतलब log 10 की पावर -7, अब log 10 की पावर -7 तो 7 आगे आ जाता है, मतलब कि log a की पावर b है तो b आगे आ जाता है, तो 7 इंटू में log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये बच गया खाली 7, तो 7.045 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये log 1 को मैंने 0 ले लिया, लेकिन यहाँ पे log 1.11 था, तो थोड़ी सी कुछ वैल्यू होगी इसकी 0.4 या 0.3 आप अपने अंदाजे से, या फिर खाली 7 भी लिख सकते हो इसको अप्रॉक्स करके। तो 7 मैंने लिखा यहाँ पे 7.04। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.208, माइनस में 1.08 और माइनस में 208, इन दोनों को आपने ऐड करोगे, माइनस कॉमन लेके माइनस का साइन, तो 1.88 वोल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा तसल्ली से आपने कैलकुलेशन करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसके और भी पार्ट्स है मैं आपको साइड में मेंशन भी करूंगा, उनको जरूर ट्राई करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है वो मेंशन कर दूंगा, तो उनके पार्ट जरूर ट्राई करना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें लेकिन अलग, थोड़ी सी अलग चीज है। जैसे देखो बोला कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है एसिटिक एसिड की, ये है, ये आपको दी हुई है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसी से पहचानोगे कि क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट कैपएम, अब आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मैंने यहाँ कैपएम लिखा है स्पेस बचाने के लिए। इफ कैपएम नॉट नहीं दिया होगा, आपको लिखा होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज दिस, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब कैपएम नॉट आपको दिया हुआ, ये चीज दी हुई है। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको याद है मैंने एक ऐसा ही हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके अंदर ना हमने अल्फा निकालने के लिए हमने ये दोनों टर्म्स को निकाल लिया था, और इसको हमने निकाला था कोलराउज लॉ से। अब यहां पे हमें ये चीज दी हुई है, अब यहां पे हमें ये चीज निकालनी है दोबारा से, लेकिन यहां पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखना कैसे। तो अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। अब देखो आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिख लेंगे हम, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.00241 मोलर, ठीक है, और आपको दिया हुआ कंडक्टिविटी के 7.896 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैपएम नॉट निकालना है, ठीक है, और कैपएम निकालना है, कैपएम नॉट आपको दिया हुआ है, ठीक है, कैपएम नॉट आपको दिया हुआ है,
वो है आपका 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसके लिए आपने क्या करना है, कैप एम का आपके पास फॉर्मूला होता है, कैप एम इज इक्वल टू के इंटू में 1000 अपॉन में सी। के की वैल्यू आपकी 7.896, 1000 अपॉन में 0.00241। सबसे पहले आपको पावर्स को हटा लेना है, 10 की पावर -4 और यहाँ से 10 की पावर -3, तो इससे ये कैंसिल, ये आपका बच जाएगा 7896 मल्टीप्लाई में ये 7896 अपॉन में 241, 10 की पावर 4। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो कैप एम आएगा वो आएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यह आपका आ गया कैप एम। ठीक है, कैप एम आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे। अब हमें निकालना है, ये आ चुका है, अब हमें ये निकालना है और फिर ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा, अब हमारे पास कैप एम भी है और कैप एम नॉट भी है, तो हम अल्फा निकाल सकते हैं इजीली, कैप एम सी अपॉन में कैप एम नॉट। कैप एम सी आपको कितना दिया हुआ है, ये आपने निकाला है अभी 32.76 अपॉन में आपको ये गिवन है 7.896। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन हटाना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 0 ऊपर 2 0 नीचे, तो यहाँ पे आपका यहाँ 0 लग जाएगा बस। तो 32760 अपॉन में 7896, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो आ जाएगी 0.084, और इसको परसेंटेज में लिखना चाहो आप तो कितना लिखोगे, 8.4%। ठीक है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू होगी। अभी भी क्वेश्चन रहता है, अभी केसी की वैल्यू भी निकालनी है, तो केसी की वैल्यू के लिए केसी इज इक्वल्स टू सी आपको गिवन था, ये रहा 0.00241 सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू ये रखनी है आपने, मल्टीप्लाई में 0.084 का स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा 0.84। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, लेकिन ये आपका ऊपर आ जाएगा 0.000170005। ये मैंने पहले ही आप लोगों के लिए सॉल्व कर रखा है ताकि हम इसको लिए टाइम बचा सके, 0.916। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.0018564 या फिर 1.86 10 की पावर -5। ठीक है, इस फॉर्म में आपको आंसर लिख के आना होता है, किस फॉर्म में, कि आप अगर ऐसा है तो ऐसे ना लिख के इसको ऐसे करोगे। इसको कैसे करा है, कुछ नहीं, मैंने 1 2 3 4 5 5 आगे लिख दिया, राउंड ऑफ करके इसको 6 लिख दिया और 10 की पावर -5 कर दिया। तो आपने देखा कि हमने केसी को निकालने के लिए एक हम कोलराउज लॉ से निकाल सकते हैं, एक हम मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स साथ साथ अपने डाउनलोड करके देखते चलो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। और यार ये वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से है, इसमें देखो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl। रेजिस्टेंस कह रहा है आपको दिया हुआ है 1500 ओम। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यार जी स्टार से हम डिनोट करते हैं। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, कंडक्टिविटी होती है K 0.00146 10 की पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
अब जी स्टार का फॉर्मूला क्या होता है यार, जी स्टार का होता है यार K इज इक्वल्स टू जी इंटू में जी स्टार। K आपका कंडक्टिविटी, G आपका कंडक्टेंस और जी स्टार आपका सेल कांस्टेंट। अब आपके पास ये है, G नहीं है, G के लिए क्या आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपके पास है। तो यहां से आप इसकी जगह 1/r पुट कर सकते हो। जी स्टार निकालने के लिए क्या करना है, K इंटू में R, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.0146 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 1500। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। इसको आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका जी स्टार आएगा वो आएगा आपका 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो होप आपको समझ में आया होगा, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, K इज इक्वल्स टू जी इंटू में जी स्टार। जी स्टार आपका सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और इसका फॉर्मूला भी होता है आपका एरिया, लेंथ अपॉन में एरिया इसका फॉर्मूला होता है जी स्टार का, एक और फॉर्मूला जो होता है। तो यहां से आपका G 1/r हमने पुट करा, R आपको दिया हुआ था, R की वैल्यू पुट करी, K की वैल्यू आपको दी हुई थी, K इंटू में R इज इक्वल्स टू जी स्टार, दोनों को मल्टीप्लाई करा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट का ध्यान रखना सेंटीमीटर आएगी। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन आपको गिवन है Zn। अब यहाँ पे ना ये जो रिएक्शन है आपको पहचान होनी चाहिए, अगर आपको सेल्स और बैटरी आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है आपकी प्राइमरी सेल, लेक्लांचे सेल जिसको हम बोलते हैं, और ये जो लेक्लांचे सेल होता है आपका या प्राइमरी सेल होता है, जो आपकी बैटरीज होती है ना, मतलब आपकी जो सेल्स होते हैं, जो आपके हम वॉच, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, जो वॉच पहनते हैं उसके अंदर जो बैटरी होती है वो होती है प्राइमरी बैटरी, और उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही होती है। तो आपसे ये रिएक्शन देख के भी पूछ सकते हैं किस कौन सी ये आपके सेल की रिएक्शन है। इसमें आपको बोल रहे E नॉट ऑफ सेल निकालो, डेल्टा जी नॉट निकालो, और आपको ये भी गिवन है कि आपकी जो Zn है, Zn 2 पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब 0 से 2 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन की आपको E नॉट ऑफ पोटेंशियल दिया हुआ है। ये ध्यान रखना आपको, ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन का ही E नॉट गिवन है आपको, और यहाँ पे आपको सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन दी हुई है, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 है, +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। साथ ही में आपको यहाँ पे देखो n की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि n2 है यहाँ पे, ठीक है, तो n की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, अब सबसे पहले आपको निकालना है E नॉट ऑफ सेल। E नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है E नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन माइनस में E नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन। दोनों में ही, कैथोड का भी रिडक्शन, एनोड का भी रिडक्शन, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल आना है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो 0 से +2 में जा रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, और ऑक्सीडेशन का अगर आप माइनस साइन लगा दोगे तो रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिएक्शन है ना, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पर, ध्यान रखना, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है। आप मेरा वन शॉट देख लेना, उसमें क्लियर हो जाएगा सारा। और ये जो आपको गिवन है, ये देखो यहाँ पे +2 से जा रहा है 0 में, तो यहाँ पे आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये सही गिवन है, और ये जो आपकी रिएक्शन है ना, ये रिडक्शन की है, तो रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी कैथोड रिडक्शन, यहाँ पर 0.344 माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये ऑक्सीडेशन गिवन है तो इसको साइन, माइनस का साइन लगा के इसको भी रिडक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 0.76। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा 1.104 वोल्ट E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट भी पूछ रहा है, तो डेल्टा जी नॉट इजिकल्स टू माइनस में NF E नॉट ऑफ सेल। n आपका क्या है, 2 है, 2 इंटू में 96500, E नॉट ऑफ सेल आपने अभी निकाला 1.104, माइनस का साइन भी आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा माइनस का 2.13 10 की पावर 5 जूल पर मोल आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था डेल्टा जी किलो जूल पर मोल में आएगा,
तो इसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 2.13 10 की पावर 2 जूल किलो जूल पर मोल। तो कुछ नहीं करा इसमें, हमें ऑलरेडी गिवन था यार एन की वैल्यू, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो रिएक्शन गिवन है ना, ये ऑक्सीडेशन की गिवन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, उसको नेगेटिव कर देना है। ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, और अगर आपने ये गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। तो इन चीजों का यार थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आपको चीजों का ध्यान रखना है, देखना है। यहाँ पे बस ई नॉट रखा, फिर ई नॉट ऑफ सेल हमने यहाँ पे रखा, और ये ध्यान रखना है किलो जूल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब आ जाते हैं यार 7th क्वेश्चन पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके और पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट और अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ये कह रहा है यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिवन दे रखा है कि आपको दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दोनों गिवन है, Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव है। बोल रहा है कि प्रिडिक्ट करो फिजिबिलिटी, कि इस रिएक्शन की क्या फिजिबिलिटी है, क्या इन दोनों की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा क्या वो फिजिबल है भी या नहीं है। तो वो कैसे बताओगे, आपको ई नॉट भी दिया हुआ है दोनों का। यहाँ पे आप देखोगे इसका ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और इसका भी ई नॉट ऑफ रिडक्शन 0 से -1 जा रहा है, दोनों का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब मैं आपको कंडीशन बता देता हूं फिजिबिलिटी की। डेल्टा ई नॉट आपका, यहाँ ई नॉट है ये, ठीक है, ई हो ई नॉट हो उससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ई नॉट लिख लो आप। डेल्टा ई नॉट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर डेल्टा जी नॉट आपका माइनस होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तब फिजिबल है। तो हम डेल्टा ई नॉट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों की वैल्यू गिवन है। अब यार Fe3 पॉजिटिव किस में जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, क्योंकि Fe3 तो Fe2 में ही जा सकता है ना, Fe4 में तो जा नहीं सकता, होता नहीं है। तो Fe3 में एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन किया, और Fe2 पॉजिटिव में गया, यहां से हमें दिखाया भी हुआ है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसका रिडक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली यार दूसरे वाले का तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना यार, अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो Br नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और Br2 हो गया। यहाँ पे मैंने इसको बैलेंसिंग के लिए हाफ कर दिया, और प्लस में E नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है Br नेगेटिव का, फिर यहाँ पे Br2 बना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको हाफ Br2 ही गिवन है वैल्यू में, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो वहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा था, क्यों, क्योंकि यार आपको वहां पे Br2 गिवन होता था, यहाँ आपको हाफ Br2 गिवन है, तो आपको हाफ Br2 के अकॉर्डिंग इससे वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट इनको ऐड कर देना है। तो आपका यहाँ से E नेगेटिव से E नेगेटिव कैंसिल, और ये ऐड हो जाएंगे Fe3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस हाफ Br2। अब ये रिएक्शन निकालना क्यों जरूरी था, ताकि आपको पता चल जाए कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है। अब आप देख सकते हो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो हमारा नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, Fe का। तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको गिवन था इसका रखा, माइनस में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखा, जो हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाफ Br2 Br नेगेटिव, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो दोनों का मैंने वैल्यू रखी। और मेरे पास जो ई नॉट की वैल्यू है वो -3.2 वोल्ट आई, जबकि मुझे पता है कि ई नॉट मेरा पॉजिटिव आएगा, तब मेरी जो रिएक्शन है फिजिबल है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है। ये रिएक्शन को आपने इस तरह से प्रोसीड करना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी गिवन दूंगा, और जो क्वेश्चन होंगे उनको जरूर इस तरह के प्रैक्टिस करना है। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जरूर पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ। तो लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे यार क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। यार आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने 2 सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों के बारे में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट देखोगे 30 मिनट्स के अंदर, पूरे यूट्यूब पे सबसे कम लेंथ का जो हम वन शॉट है वो मेरा ही वन शॉट है, और सबसे ज्यादा मटेरियल उसके अंदर मैंने प्रोवाइड करा आपको, तो वो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें जो कैथोड होता है, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव LOAN वहां लगता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा होता है। अब ये क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी केमिकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर डालते हो तो वो आयंस में कन्वर्ट होता है। तो जब वो आयंस में कन्वर्ट होगा तो आपको क्या प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पे मिलेंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो सॉल्यूशन को।
तो उसके लिए आपको ये दिया हुआ है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब डाइल्यूट का मतलब होता है यार कि उसके साथ पानी, बहुत सारा पानी है और आपका H2SO4 है साथ में और प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड इनर्ट होती है, कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब है पानी और H2SO4, तो दो चीज हो गई आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, एक वाटर और एक H2SO4, दोनों को आपने डिसोसिएट करा, इलेक्ट्रोलिसिस में डिसोसिएशन होगा, तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में रहेंगे ये, और H2 आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में रहेगा। अब आपके एक कैटायन हो गए और एनायंस हो गए। अब कैटायन और एनायंस में से आपका क्या कैथोड पे जाएगा, इन दोनों में से क्या कैथोड पे जाएगा और इन दोनों में से क्या एनोड पे जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि यार नेगेटिव अप्रोच पॉजिटिव, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट्स ना, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, मतलब H पॉजिटिव आपका कैथोड पे जाएगा। और यहाँ पे दोनों में H पॉजिटिव है तो कोई कंफ्यूजन ही खत्म हो गई, तो H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, HH कंबाइन करके H2 बना देंगे, तो कैथोड पे जो आपकी गैस रिलीज हुई वो हुई H2। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर अब देखो आपके पास दो है, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब यहां पे आ जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज, जो कि आपकी डिस्चार्ज सीरीज भी आप बोल सकते हो, आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, ठीक है। ये सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के अंदर भी मिलेगी और इसको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या बताते हैं कि इन दोनों में से कौन और किसका ऑक्सीडेशन आपका होएगा, एनोड इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा या फिर किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, इन दोनों में से कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो इन दोनों में से यार OH नेगेटिव होगा, आपको सीरीज के अकॉर्डिंग याद करना है। तो OH नेगेटिव को ये याद करना पड़ता है, OH नेगेटिव का, OH नेगेटिव क्या कर रहा है, OH के अंदर कन्वर्ट होगा, एनोड पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऑक्सीडेशन होता है, तो बस इन पे चार्ज का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो OH है ना, ये एक बड़ा ही अलग तरीके से टूटता है, 4OH 2H2 प्लस O2 में टूटता है, तो ये O2 है ना, O2 एनोड पे हमारी प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगी, तो H2S कैथोड पे, O2 गैस आपकी एनोड पर। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज की जो आपकी सीरीज है उसको याद कर लेना, और यहाँ से आपको प्रोडक्ट जरूर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं यार, देखो ये मैंने आपके लिए रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सेम कुछ नहीं करना है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O और CuCl2 दो है आपके पास। कैटायन को मतलब पॉजिटिव में से आपको देख लेना है डिस्चार्ज सीरीज के अकॉर्डिंग कि इन दोनों में से कि Cu पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे। प्लीज आप ये करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आ रहा है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस जेन्युइनली कर रहे हो। तो यहां से अब आ जाता है 9th क्वेश्चन, डिस्कस द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन विद डाइल्यूशन। ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, मतलब क्या चेंज आएगा मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर जब आप डाइल्यूट कर दोगे सॉल्यूशन को, मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे, तब क्या फर्क आएगा। तो यार मैं कंडक्टिविटी की बताऊं तो कंडक्टिविटी क्या होती है वो समझना जरूरी है। उसके लिए कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है पूरे इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइट है ना सॉल्यूशन में, उसकी वजह से होता है कंडक्टेंस। लेकिन कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका एक छोटा पार्ट है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो आपका होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस तो यार कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है एस, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। लेकिन कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, अब यार देखो एक क्लास है जिसका साइज जो है आपकी नॉर्मल क्लास जितना है, उसमें जो है 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपके 4 बच्चे बैठे हुए तो आपको लगेगा यार क्लासरूम काफी बड़ा है, मतलब कि खुले खुले बैठे हुए आप, एक उस कोने में एक उस कोने में, खाली खाली सा क्लासरूम लग रहा है, तो आपको लगेगा यार क्लासरूम बड़ा है। लेकिन उसी क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे बिठा दे 4 बच्चे की जगह, तो आपको वही क्लासरूम यार आपको छोटा लगने लगेगा कि यार ये क्लासरूम तो बड़ा छोटा है। लेकिन क्लासरूम का साइज उतना ही है, क्लासरूम का साइज उतना ही है, लेकिन क्या करा, क्लासरूम पर स्टूडेंट बढ़ा दिए गए, पर स्टूडेंट क्लासरूम बढ़ा दिए गए। सेम
नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम को, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा यार। वॉल्यूम आपका वैसे तो बढ़ गया, लेकिन एक जगह पर एक मान लो एक बेंच पे जब एक बच्चा बैठ रहा था ना, तो अब एक बेंच पे तीन बच्चे बैठ रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया ना यार। ये बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, क्योंकि यार कंडक्टेंस वॉल्यूम बढ़ा दी तो आयन सब बहुत सारे हो गए। तो पहले एक आयन को बहुत सारी जगह मिल रही थी, अब बहुत सारे आयन होने की वजह से वो एक आयन को के आसपास बहुत सारे आयन हो गए, तो इसकी वजह से नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती है, इसलिए जो टोटल कंडक्टिविटी है डाइल्यूशन पे घटती है। ये आपको ध्यान से याद रखना है। सेकंड आता है मोलर कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घटती है, और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी भी घटनी चाहिए कायदे से, पर ऐसा नहीं होता। डाइल्यूट करने पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम और मोलैरिटी आपको पता है, वॉल्यूम और मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, और मोलैरिटी और आपका मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मोलैरिटी घटेगी तो कैप एम बढ़ेगा। तो एक फैक्टर तो कह रहा है, एक वॉल्यूम फैक्टर कह रहा है कि कैप एम तो बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी फैक्टर कह रहा है कि तो कैप एम तो घटेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि जो हमारा मोलैरिटी फैक्टर है, मतलब वॉल्यूम फैक्टर है, वो ज्यादा डोमिनेट करता है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। इसीलिए जो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है विद डाइल्यूशन बढ़ती है। तो ध्यान रखोगे, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही आपकी इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन। तो ये तो हो गया यार 9 क्वेश्चन। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन है यार जो कि हम इस तरह का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सिर्फ क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए ही इसमें खाली मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड log Kc। आपको log Kc एंड डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। और आपको ना इक्वेशन दी हुई है 2Cr सॉलिड 3Fe2 पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe सॉलिड, ठीक है। और यहां से E नॉट ऑफ सेल भी आपको दिया हुआ है 0.30 वोल्ट। अब यार इसकी हाफ सेल रिएक्शन मैं आपको लिखवा देता हूं। हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो सबसे पहले तो Fe2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Fe में जा रहा है, तो कैसे करोगे, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe में गया, Cr3 पॉजिटिव में जा रहा है, तो Cr इज इक्वल्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 3 यार बराबर तो करने पड़ेंगे, यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में जा रहा है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव से Fe रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे हैं। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, ये 2 ये 3 है, तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो 6 आ जाएंगे दोनों में। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन भी सेटिस्फाई, n की वैल्यू भी आ गई। अब n की वैल्यू आ चुकी है, तो डेल्टा जी कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस में NF E नॉट ऑफ सेल, ई सेल आपको दिया हुआ है, n की वैल्यू मैंने आपको बता दी है F96500। इसको सॉल्व करने के बाद आपका g जो है आपको निकालना है, मेरे को और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आ रहा है g, ठीक है। 173 किलो जूल पर मोल आएगा, आपको बताना है कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। और log Kc भी आप निकालोगे, log Kc का फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देता हूं, log Kc माइनस में 2.303 RT log Kc। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। यहां से आपको क्या करना है, ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी है, यहां से आपको क्या करना है, डेल्टा जी आपका यहां से आ जाएगा, ये 173 किलो की जगह यहां पे किलो लिखोगे, लेकिन यहां पे 10 की पावर -3 से प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर यहां रखोगे। डेल्टा जी माइनस से माइनस आपका यहां पे माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298,
लॉग के निकाल लोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपका लॉग के क्या आ रहा है। बाकी आपको इसके नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना और इस सीरीज से यार जुड़े रहना, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरे 10 की 10 चैप्टर के मैं इसी तरह क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इससे जरूर आपको आपके पेपर के अंदर देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और सिर्फ एक दो क्वेश्चन नहीं, हो सकता है डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब यही एग्जामिनर के पास यही होने वाले हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे उसके बाद। जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं। तो होप आपको यार ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।